जितेंद्र गहलोत, आदर्श विद्या मंदिर, उच्च माध्यमिक बड़ोदरा, कक्षा 9वीं, पाठ 6, उत्तक, भाग 1, सजीव व निर्जीव कोशिकाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं सजीव और निर्जीव क्या होते हैं, तो वे जीव जिसके अंतर्गत जीवन उपस्थित होता है, अर्थात वे अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जिनमें चलने फिरने की क्षमता पाई जाती है, जो भोजन का पाचन कर सकते हैं। इस प्रकार उन जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाएं प्राणी तथा पौधे सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, अर्थात इन सभी सजीव जीवों में भी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। इन एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा होते हैं, अर्थात जैसे अमीबा, शैवाल, पैरामीशियम, इन सभी का निर्माण केवल एक ही कोशिका से होता है। तो वो एक कोशिका ही उसके शरीर के सभी कार्य, अर्थात जैसे पाचन, भोजन, श्वसन आदि कार्यों को संपन्न करती है। अर्थात अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति भी होती है, वही कोशिका उसे भोजन लेने की क्रिया में भी सहयोग करती है, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन प्रक्रिया भी संपन्न करती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में लाखों ऐसी कोशिका होती है, इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं, अर्थात कोशिकाओं के विशिष्ट समूह होते हैं जो अलग अलग कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे मानव शरीर में हृदय एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है और हृदय के प्रत्येक भाग का कार्य अपने आप में अलग है, जैसे दायां अलिंद, बायां अलिंद, नीले। तो वहीं अपन छोटे छोटे भागों की बात करें तो ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं और ये एक ही कार्यों को संपन्न करते हैं। दूसरे भाग के लिए दूसरा अंग कार्य करेगा और उसकी कोशिकाएं अलग रूप से निर्मित होगी, अर्थात मानव में लाखों प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग रूप में पाई जाती है और वे सम्मिलित होकर एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होकर अलग अलग कार्य करती है। जैसे हमारे फेफड़ों में एक ही अलग प्रकार का कार्य संपन्न होता है, आमा से एक प्रकार का कार्य करता है, यानी आमा से एक ही कोशिकाओं से बने हैं, फेफड़े एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिकाएं फैली होती है जो सिकुड़ने की और फैलने का कार्य करती है, जैसे हाथ की मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां। तो ये मांसपेशियां हमारे शरीर को गति प्रदान करने के लिए जरूरी होती है। वहीं हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में संदेशों के वाहक होती है, अर्थात सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। वहीं उन्हीं सूचनाओं को मस्तिष्क से पुनः शरीर के उन अंगों को कार्य करने के लिए संदेश भी देती है। उसी प्रकार रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन आदि अपशिष्ट पदार्थों का वहन भी हमारे शरीर में इन्हीं कोशिकाओं द्वारा सफलतापूर्वक किया जाता है, अर्थात सफलता ही पूर्वक ये कार्य करने के लिए कोशिकाएं जिम्मेदार होती है। हम ये कह सकते हैं कि सजीवों में शरीर में कोशिका ही सर्वोपरि है, अर्थात जिस प्रकार एक परमाणु प्रत्येक पदार्थ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होता है, उसी प्रकार मानव शरीर का निर्माण या सजीवों का निर्माण एक कोशिका पर उत्तरदायी होता है। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जैसे कि जाइलम की बात करें तो जाइलम जड़ों से निर्मित, जो जड़ों द्वारा अवशोषित या खनिज लवण जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उन्हें पेड़ की पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। वहीं फ्लोएम पेड़ की पत्तियों द्वारा भोजन निर्मित करने के पश्चात उस भोजन को से पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन अलग अलग होता है, अर्थात प्रत्येक कोशिकाओं का समूह अलग अलग कार्य संपन्न करेगा, सबके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं भी होती है जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने के लिए दक्ष होती है, अर्थात ऐसी कोशिकाएं भी होती है जो एक समूह के रूप में रहती है और वह एक ही प्रकार का कार्य करती है और वह सदैव एक ग्रुप में, एक समूह के रूप में रहती है। इससे आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किए जाते हैं। कोशिकाओं के ये समूह उत्तक के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात किसी भी शरीर में उपस्थित एक ही प्रकार की कोशिकाओं का वह समूह जो विशिष्ट कार्यों को संपन्न करता है, उन्हें उत्तक कहा जाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिनमें रक्त है,
फ्लोएम है, पेश या उत्तक है आदि। वे कोशिकाएं जो आकृति में बिल्कुल एक समान होती है तथा किसी भी कार्य को एक साथ संपन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है, इस प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ही उत्तक का निर्माण करती है, अर्थात ये उत्तक निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से मिलकर बने होते हैं? मन में एक प्रश्न उठा, क्या सभी पेड़ पौधे या सभी जो जीव जंतु हैं उनमें एक ही प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं या नहीं? तो इसका उत्तर होगा नहीं। दोनों में पूर्ण रूप से अंतर होता है, स्पष्ट रूप से आप इसमें अंतर देख सकते हैं। इसके लिए हम विभिन्न उत्तकों की संरचनाओं, उनके कार्यों की तुलना कर सकते हैं। जैसे क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती है? क्या आपने कभी ये महसूस किया कि आप जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु है, क्या उनका शारीरिक संरचना एक प्रकार की है? तो कहेंगे नहीं। पेड़ पौधों की संरचना अलग है, वे गति नहीं कर सकते हैं, मनुष्य गति कर सकता है। पेड़ पौधों में उनका रंग हरा होता है, वे एक स्थान पर स्थिर होते हैं। तो अर्थात हमारी संरचना यानी हमारी शारीरिक प्रवृत्ति में बहुत से अंतर है। हमारे शरीर में हाथ, पैर, आँख, मुँह इस प्रकार के अंग पाए जाते हैं, उनमें जड़ें, तना, पत्तियाँ आदि अंग पाए जाते हैं। तो यानी हमारी शारीरिक संरचना में अंतर होता है। क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? तो नहीं, हमारे कार्य भी समान नहीं हैं। दोनों में पूर्ण रूप से स्थिर अंतर होता है, क्योंकि पौधे स्थिर हैं, वे गति नहीं करते, वहीं हम गति कर सकते हैं। पौधों में अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं, जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। संरचनात्मक यानी उनके शरीर का निर्माण करने के लिए, उसके लिए गति प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश उत्तक भी मृत होते हैं। वहीं अपने बात करें पेड़ पौधों की जो बाहरी संरचना होती है, उसके ऊपर पाए जाने वाले अधिकतम उत्तक मृत भाग में होते हैं, अर्थात मृत कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये मृत उत्तक ही जीवित उत्तकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे कि कोशिका भित्ति वगैरह है, वो निर्मित रूप से मृत है, लेकिन मृत होने के बावजूद वो सामर्थ्य प्रदान करने में, अर्थात उसके लिए कार्यरत करती है। उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, यानी सामान्य कोशिकाओं की तुलना में उन्हें बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते रहते हैं, अर्थात जो भी जीव हैं वे गति कर सकते हैं। वे अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। हम अपने जीवन साथी की तलाश में भी इधर उधर गति कर सकते हैं। हम हमारे स्थान रहने के लिए, स्थान के लिए, आश्रय के लिए भी हम गति कर सकते हैं, इधर उधर विचरण कर सकते हैं। हमें पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हम गति करते हैं, हमारी अधिकतम ऊर्जा खर्च हो जाती है। वहीं जंतुओं में अधिकांश उत्तक जीवित होते हैं। हमारे शरीर का अधिकांश भाग जीवित कोशिकाओं से निर्मित होता है। हमारे में मृत कोशिकाएं उपस्थित नगण्य होती है। जंतुओं और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता भी होती है कि पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, अर्थात जैसे पौधों में जो वृद्धि है वो उसकी शाखाओं, तनों आदि के रूप में निश्चित हो जाती है। वहीं जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहेंगे, अर्थात पौधे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, उनके उत्तक विभाजित होते रहते हैं। लेकिन मनुष्यों में एक सीमा है, एक उम्र के पश्चात ये प्रक्रिया बंद हो जाती है, अर्थात ये उत्तकों का विभाजन एक समय के पश्चात रुक जाता है, पूर्ण रूप से वह प्रक्रिया रुक जाती है। जैसे कि एक बात करें उम्र की, तो जैसे जैसे व्यक्ति प्रौढ़ हो जाएगा, किशोरावस्था उसकी फ्री हो जाएगी, अब जैसे ही वो युवावस्था में प्रवेश करता है उसके बाद उसकी आकृति रुक सी जाती है, एक निश्चित आकार में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद उसके में वृद्धि प्रक्रिया रुक जाती है। उत्तकों का विभाजन, क्षमता के आधार पर भी पौधों के उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभाजक यानी स्थायी उत्तक। जंतुओं में कोशिकाएं वृद्धि अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। अर्थात पादपों में यदि बात करें तो इसमें 3 प्रकार के विभाजक है, यानी उत्तक 3 प्रकार में विभाजित होता है। वृद्धि उत्तक यानी जहाँ पर पेड़ पौधे वृद्धि करेंगे, और स्थायी उत्तक यानी जिसमें अधिक वृद्धि नहीं होगी। वहीं जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप में होती है। जंतुओं में विभाजित तथा अविभाजित क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, यानी हमारा शरीर किसी भी प्रकार से किसी भी अंग में वृद्धि कर सकता है। अंगों और अंग तंत्रों का ये संरचनात्मक गठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अत्यधिक विशिष्ट तथा सीमित होता है।
यही मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। अर्थात ये इसी प्रकार आप देख सकते हैं किस प्रकार पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में अत्यंत ही विभिन्नताएं पाई जाती है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है कि हम भोजन इन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त कर उसको पकाकर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वहीं पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी सूर्य की उपस्थिति से प्राप्त करते हैं। विशेषकर इनके संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व, वहीं दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होता है। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में भी विस्तृत विचारधारा प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के गृह कार्य में आप 2 प्रश्न कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके उत्तर साथ में लिखे हैं। ऊतक क्या है? ऊतक किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं के एक ऐसे समूह हैं जिसकी उत्पत्ति एक समान होती है, वह एक विशेष प्रकार के कार्य करती है। अधिकांशतः ऊतकों का आकार व आकृति एक ही समान की होती है। बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग होता है? तो बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों का उपयोग विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए होता है, जैसे पेड़ पौधों को स्थिरता प्रदान करना, उन्हें सहारा और मजबूती प्रदान करना। वहीं बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो एक साथ मिलकर ऊतकों के रूप में विशेष कार्यों को संपन्न करती है। मनुष्य तथा पशुओं में भी पेशियाँ इन्हीं से फैलती है और सिकुड़ती भी है। इनसे इसकी गति भी निर्धारित होती है। ये संदेशों के वाहक भी होते हैं। ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का वाहन द्वारा रक्त का लाना ले जाना, ऊतकों के द्वारा पौधों में भोजन, पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आदि कार्य इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। धन्यवाद।